नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन में बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। कांग्रेस पार्टी आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। 2027 की तैयारियों पर जोर देने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय देहरादून पहुंची, जहां उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की और हिदायतें भी दी। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड कांग्रेस अब आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। 2027 की तैयारियों पर जोर देने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय देहरादून पहुंची, जहां उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की और इसके साथ ही कुछ सख्त हिदायत भी पार्टी नेताओं को दी। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा बीते दिन कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय देहरादून पहुंची, जहां उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों के साथ बैठक की और संगठन सृजन अभियान जो कांग्रेस का उत्तराखंड में चल रहा है उसको लेकर ऑब्जर्वर तैनात किए। अभी हमने बैठक की सीनियर लीडर्स के साथ, एमएलएस के साथ। जो हमारा संगठन सृजन का कार्यक्रम है उस अभियान के बारे में सबको अवगत कराया है। कुछ राज्यों में ये हो चुका है, उसके अच्छे परिणाम आए हैं और आज हमने यहाँ से सभी लोगों को अवगत कराया है इसके बारे में। शीघ्र ही 2 तारीख से हमारे पर्यवेक्षक आएंगे। हमारी एआईसीसी द्वारा हर जिले में एआईसीसी का एक पर्यवेक्षक होगा और उनके साथ साथ राज्य के 3 पर्यवेक्षक हर जिले में जाएंगे। ये लोग तकरीबन हफ्ता 10 दिन क्षेत्र में रहकर वहाँ पर लोगों से और जो बनना चाहते हैं उन प्रत्याशियों से बात करेंगे, विभिन्न संगठनों से बात करेंगे, पार्टी के लोगों से, कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, सबसे बात करेंगे और अपनी रिपोर्ट तय करके केंद्र में ये अपनी रिपोर्ट देंगे और उसके आधार पर डिस्कशन होकर हर ज़िले में ज़िला अध्यक्ष बनेंगे। अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो वो कंटिन्यू भी हो सकते हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ कहीं आप ये ना समझें कि भाई सारा ही एकदम नया हो जाएगा, सबको बदला जाएगा। ऐसी बात नहीं है। कुछ कंटिन्यू भी कर सकते हैं और कुछ जगह बदलाव भी आ सकता है, नए लोग आए। ये सबकी इच्छा है कि हर ज़िले में एक नई ऊर्जा आए और राहुल जी ने जो ये शुरुआत की, हमारे अध्यक्ष जी खड़गे जी ने ये शुरुआत की है, उसके परिणाम अच्छे आ रहे हैं। जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और बूथ स्तर तक संगठन में बदलाव पर चर्चा। कुमारी सैलजा ने सभी नेताओं को दी सख्त हिदायत। अपनी बात पार्टी प्लेटफॉर्म पर ही रखने की बात कही। वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह गणेश गोदियाल ने उठाया मुद्दा। एकजुटता और आपसी मतभेद भुलाकर 2027 की तैयारियों में जुटने की भी कही बात। पार्टी कैडर को मजबूत करने को लेकर चर्चा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी लगातार इस पर दे रहे जोर। प्रदेश अध्यक्ष बदलने को लेकर कोई बात नहीं हुई। प्रदेश अध्यक्ष बदलने को लेकर पार्टी में विचार नहीं चल रहा। तो वहीं कांग्रेस अब लगातार कैडर बेस पर काम कर रही है और ये बात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी लगातार करते आ रहे हैं। और ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि जिला अध्यक्ष बदलने को लेकर प्रदेश के उपसर के साथ साथ एआईसीसी से भी ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं और उसके बाद इस पर एआईसीसी से ही फैसला होगा। बल्कि इससे पहले ऐसा होता था कि जिसका नाम प्रदेश से जाता था उसमें ही कुछ बदलाव कर उन्हें नियुक्त कर दिया जाता था, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि पार्टी लगातार लीडर बेस से कैडर बेस की तरफ आ रही है, जिसका स्वरूप अब देखने को भी मिल रहा है। देखिए, काफी लंबे समय से कांग्रेस में जिद्दोजहद चल रही थी कि संगठन को क्या रूप दिया जाए और राहुल जी ने और आदरणीय हमारे अध्यक्ष खड़गे जी ने निर्णय किया, जो बहुत ही सुंदर है, वेणुगोपाल जी भी उसमें सम्मिलित हैं, कि पार्टी को अब कैडर की ओर को लेके जाने की आवश्यकता है। कैडर बेस्ड पार्टी होनी चाहिए।
और उसी का एक स्वरूप अभी देखने में आपको आ रहा है संगठन सर्जन के रूप में। इसमें AICC से ऑब्जर्वर्स हैं, 3 ऑब्जर्वर्स हर जिले में और महानगर में प्रदेश की तरफ से 4 ऑब्जर्वर टोटल हैं। और ये लोग वहाँ 2 से 2,500 लोगों से बातचीत करके कम से कम 7 दिन और अधिक से अधिक 12 दिन वो लोग वहाँ रहेंगे। और आप लोगों से भी वार्ता करेंगे, डॉक्टर्स से, इंजीनियर्स से, पेंटर्स से, राइटर्स से और अपने कार्यकर्ताओं से, सीनियर्स से बातचीत करने के बाद एक आंकड़ा वो AICC को सम्मिलित करेंगे। उससे फिर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे व्यक्ति का चयन होगा जो सारे मापदंडों को पूरा करता हो। इससे साफ है कि कांग्रेस पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है और धीरे धीरे कांग्रेस सब लीडर बेस से कैडर बेस की तरफ शिफ्ट हो रही है। अब ऐसे में सवाल ये कि जो कांग्रेस बीते कुछ समय से एकजुट नजर आ रही है, वो एकजुटता कब तक बरकरार रहती है। डेस्क रिपोर्ट, जनता टीवी। तो वहीं मसूरी में 7वां श्री गणेश महोत्सव भव्य श्रद्धा और उल्लास के साथ शुरू हुआ। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विशेष पूजा अर्चना कर प्रदेश और देश की समृद्धि की कामना की। महोत्सव में 3 दिन तक भजन कीर्तन, जगराता, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामूहिक आरती होंगी। इस दौरान मंत्री ने प्राकृतिक आपदाओं में शहीद हुए लोगों के लिए भी प्रार्थना की। पूरे देश के अंदर गणेशोत्सव की तैयारी चल रही है और आज सनातन धर्म मंदिर में गणेशोत्सव मंदिर समिति द्वारा इसकी स्थापना की गई है और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे भी यहां पर आने का मौका मिला है। कहा जाता है कि हम किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो सबसे पहले हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं। गणेश जी को विघ्न का हरने वाला बताया गया है और इस अवसर पर मैं भगवान गणेश से प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में जितने विघ्न आ रहे हैं, आज पूरा देश आपदा से जूझ रहा है, जगह जगह आपदा आई है, कई लोग उसमें दिवंगत हुए हैं। तो मैं भगवान गणेश से प्रार्थना करता हूं कि हमारे सारे विघ्नों को, हमारे संकटों को हरे, हम लोग सुख समृद्ध रहें, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूं। और इस आयोजन के लिए इस समिति के एक पदाधिकारी का, उसके सदस्य का अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हल्द्वानी से गौलापार, चंपावत और नेपाल सीमा को जोड़ने वाली सड़क पर लोगों को जल्द राहत मिल सकती है। करीब 1 महीने पहले लगातार लैंडस्लाइड की वजह से गौला नदी किनारे सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया था और इसके चलते वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रोकनी पड़ी थी। अब लोक निर्माण विभाग लगातार मरम्मत और बहाली का कार्य कर रहा है। साथ ही नदी में बाढ़ सुरक्षा कार्य भी कराए जा रहे हैं। इस पर जानकारी देते हुए SDM हल्द्वानी ने बताया कि अगले 1-2 दिन में रेलवे क्रॉसिंग के पास क्षतिग्रस्त हिस्से को दुरुस्त कर छोटे वाहनों की आवाजाही दोबारा शुरू हो पाएगी। रेलवे फाटक से गौला पुल के मध्य जो मार्ग है उसमें पिछले दिनों में लगातार भूस्खलन होने से काफ़ी भाग उसका क्षतिग्रस्त हो गया था। क्षतिग्रस्त होने से पहले ही हमने एहतियातन के रूप में उसको बंद कर दिया गया था। वर्तमान में नीचे से जो आपका गौला नदी से सुरक्षा कार्य होना है वो भी लगातार PWD कर रहा है। इसके अलावा जो एक अल्टरनेटिव अप्रोच मार्ग बनना था वो भी पूर्णतः बन चुका है, जिसमें अभी आपका सुरक्षा कार्य होने हैं कुछ, उसमें आपका पैराफिट्स वगैरह भी बनने हैं और कुछ रिफ्लेक्टिंग जो हमारा रोड फर्निशिंग का काम है वो होना बाकी है। उसके बाद उसको शीघ्र ही 1-2 दिनों में प्रारंभ कर दिया जाएगा। वर्तमान में क्योंकि उसमें सुरक्षा कार्य वर्तमान में गतिमान है, जिसका जो बड़े वाहन है, जो भारी वाहन है, उसके लिए उसमें आवागमन बंद किया जाएगा। छोटे वाहनों के लिए 1-2 दिनों में PWD द्वारा तैयार करने के बाद खोल दिया जाएगा। मसूरी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को हर संभव मदद के निर्देश दिए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने विपक्ष पर भी तीखा हमला बोला और कहा कि विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं। मंत्री जोशी ने दावा किया कि धामी सरकार आपदा प्रबंधन से लेकर विकास कार्यों तक हर मोर्चे पर मजबूती से काम कर रही है।
आज विपक्ष के पास मुद्दे नहीं हैं। अगर याद होगा, जब 2013 में आपदा आई थी तो 3 दिन के बाद सरकार की नींद खुली थी। लेकिन आज चाहे धराली की आपदा हो, चाहे पौड़ी की आपदा हो, चाहे थराली की आपदा हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर पहुंचता है, लोगों की मदद करता है, उनको राहत देता है। तो कांग्रेस को लगता है कि आज सरकार को हम यहाँ भी नहीं घेर सकते, क्योंकि विधानसभा के अंदर भी जो हमने आपदा पे चर्चा की बात की तो उन्हें सदन को नहीं चलने दिया। तो इसी प्रकार के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। लेकिन प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, वो हर चीज़ का आकलन कर रहे हैं कि जब कांग्रेस सत्ता में थी वो क्या करती थी, आज भाजपा सत्ता में है तो वो क्या कर रही है। तो आने वाले समय में उसका हिसाब किताब भी इनसे करेगी। देखिए हरक सिंह जी क्या कहते हैं, हरक सिंह जी क्या बोलते हैं, जो सुबह कुछ और बयान देते हों, दिन में एक और बयान देते हों, शाम को कुछ बयान देते हों, अगले दिन कुछ और बयान देते हों। जिन्होंने कई दलों को बदली किया है, कल तक कांग्रेस को गाली देते थे जब भाजपा में थे, आज बीजेपी को गाली दे रहे हैं, और क्या पता कल सुबह फिर बीजेपी में आ जाए। तो ऐसे व्यक्ति को कोई गंभीरता से लेता नहीं है, उनकी बातों का कोई वजन भी नहीं है और उनके बारे में कोई सीरियसली सोचता भी नहीं है। उत्तराखंड अब शिक्षा और स्वास्थ्य का ग्लोबल हब बन रहा है। मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश में 22,000 स्कूल और 37 विश्वविद्यालय हैं। विदेशी छात्र भी आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 700 स्कूलों में व्यावसायिक कक्षाएं, 1200 इंटर कॉलेज में स्मार्ट क्लासेस, हर स्कूल में कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य की जा रही है। साथ ही स्वास्थ्य अभियान में 225 रक्तदान शिविर, 7500 ग्राम स्वास्थ्य शिविर, 4 लाख हेल्थ वॉलंटियर और नए मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। मेरा सौभाग्य है कि मेरे प्रदेश में लगभग 37 लाख बच्चे पढ़ाई करते हैं और 22,000 स्कूलें हमारे प्रदेश में हैं। अभी हमारे प्रदेश में 37 विश्वविद्यालय हो गए हैं और इस साल 40 हो जाएंगे। टोटल 3 नए विश्वविद्यालय और बन रहे हैं। तो हमारे यहाँ शिक्षा का एक बड़ा हब है। पूरे देश विदेश के बच्चे हमारे देहरादून पढ़ने आते हैं, मसूरी पढ़ने आते हैं और नैनीताल पढ़ने आते हैं। हमें ये भी बड़ी खुशी है कि हमारा जो GR है हमारे स्टेट का, वो पूरे भारतवर्ष में नंबर 2 पे आ गया है। अभी तमिलनाडु हमसे आगे है और अगले साल हम तमिलनाडु से भी आगे आ जाएंगे। अभी हम 3 महत्वपूर्ण फोकस शिक्षा पे कर रहे हैं। एक तो कर रहे हैं कि हमारे जो विश्वविद्यालय हैं उनको रैंकिंग में लाया जाए, देश की भी और विश्व के भी। दूसरा यह है कि जो हमने NEP 2020 को लागू किया अपने स्टेट में, जो प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा को ला रहे हैं हम कि हमारे बच्चे संस्कारवान भी हों, हमारे बच्चे आगे बढ़ें, हमारे बच्चे गीता भी की भी पढ़ाई कर सकते हैं, महाभारत की भी पढ़ सकते हैं, हमारे बच्चे जो है अंग्रेजी भी पढ़ सकते हैं, हिंदी भी पढ़ सकते हैं, संस्कृत भी पढ़ सकते हैं। हर विधा में बच्चे निपुण होने चाहिए। उत्तरकाशी के धराली आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने विशेष पैकेज की मांग की है। उन्होंने प्रभावित परिवारों के मकान, दुकान और व्यवसायिक सहित पुनर्वास और उचित मुआवजा देने पर जोर दिया। साथ ही 8 गांवों में सेब, राजमा और आलू किसानों को हुए नुकसान को देखते हुए विधायक ने सुरक्षित विस्थापन, रोजगार, स्वरोजगार योजनाओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता जताई है। देखिए, धराली जो आपदा से जिसको पुनः विस्थापित और कैसे उनकी स्थिति को मजबूत किया जाए, जिनके होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट वहाँ पे वॉश आउट हो गए थे, मैं इस संबंध में अपने प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी से मिला और पूरी लगातार विशेष जो हमारी पूरी गंगोत्री विधानसभा में तमाम हमारे NH से लेके तमाम हमारे ब्रांच सड़कें तमाम जगह जगह टूट गई हैं, वॉश आउट हो गई है, बंद हो गई हैं। बहुत चैलेंज था, लेकिन जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने लगातार आपदा के टाइम पर खुद पहले व्यक्ति थे जो गंगोत्री में धराली में पहुँचे
और लगातार 2 दिन तक कैंप लगाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा जो डिस्को अभियान था हम सब ने मिलकर उसको चलाया। मैं खुद वहाँ पर स्वयं स्थल पर रहा। आज जो स्थिति है, हमने क्योंकि वहाँ पे बिना विशेष आर्थिक पैकेज कि बड़ा पैकेज अगर धराली को मिलता है तो धराली को पुनः स्थापित और जो विस्थापित लोग हैं उनको पुनः जो है विस्थापित किया जाता है। तमाम करोड़ों अरबों रुपए के होटल बागवानी वहाँ पे नष्ट हुए, उनको कैसे जो है पुनः जो है उनका मुआवजा कैसे उनको मिले, कैसे उनको पुनः जो है खड़ा करने का, जो उन परिवारों को जो है खड़ा करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। इस तरह का माननीय मुख्यमंत्री ने पूरा विश्वास दिलाया है। हमारे तमाम लोग वहाँ पे मिसिंग हो गए हैं और उनके भी घर वाले जगह जगह से मुझे फ़ोन करते रहते हैं। बहुत बड़ी स्थिति है इस आपदा की घड़ी में, क्योंकि ये हृदय विदारक घटना है। हम उनके साथ खड़े हैं। हरिद्वार में लगातार बारिश के बाद सलेमपुर और दादूपुर की सड़कें खस्ताहाल हो चुकी हैं। जगह जगह गड्ढों से लोगों का चलना फिरना मुश्किल है और समस्या को लेकर लोग जिलाधिकारी मयूर दीक्षित से मिले, ज्ञापन दिया। वहीं जिलाधिकारी ने जल्द चिन्हित कर मरम्मत कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता है और अतिक्रमणकारियों पर भी एक्शन होगा। बुरी शुक्रिया अदा कर। देखिए, इसमें एक बार चर्चा हुई है हमारी पुलिस डिपार्टमेंट और ट्रांसपोर्ट के साथ कि सेफ प्लेसेस पे ही रात को पार्किंग हो, क्योंकि जैसे अब विंटर्स आएगी, कोहरे की सिचुएशन बनती है तो उसमें एक्सीडेंट्स के भी चांसेस रहते हैं। साथ ही लोगों को चलने फिरने में दिक्कत हो रही है। अभी जैसी बारिश होगी तो हम रोड की कंडीशंस ठीक करेंगे और अतिक्रमण जिस भी तरीके का अतिक्रमण है उस पर कार्रवाई करेंगे। गाँव की जनता के लिए काफी सारे मुद्दे लेके आया था आज माननीय डीएम साहब। गाँव के हालात बड़े खराब है। चारों तरफ से जितनी भी गाँव की मेन एंट्रियाँ है वो बहुत ज्यादा खराब हो रही है। इसीलिए आप आज माननीय डीएम साहब से और सीडीओ साहब से मिलना है और दोनों अधिकारियों को हमने अपना ज्ञापन दिया। दोनों अधिकारियों ने उस ज्ञापन पर कार्रवाई करने का पूरा आश्वासन दिया और मैं यही चाहता हूं कि भाई हमारे आसपास के गांव के जितने भी रोड है सब पे कार्य किया जाए, क्योंकि स्कूल के छोटे छोटे बच्चे आने जाने में बड़े परेशान है। हमारे यहाँ एक ग्राम प्रधान पप्पू पाटिल है जो गाँव की सड़कें बनी हुई है उनके ऊपर दोबारा खड़ोंजे लगा रहा है और जहाँ पे जरूरत है जो बच्चे बेचारे परेशान होकर कीचड़ में को जा रहे वहां पर रोड बनाने को बिल्कुल तैयार नहीं है। मैंने परसों भी उन्हें कहा ग्राम प्रधान को, अब मैं उनके खिलाफ सूचना के अधिकार में भी डालूंगा। जितने रोड पहले बने हुए उनके ऊपर डबल रोड बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हमेशा रोड वहां बनने चाहिए जहाँ जरूरत है, जहाँ कीचड़ है गाँव में। हल्द्वानी के लाल कुआं क्षेत्र में एक निजी स्कूल की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बता दें कि जयपुर बीसा गांव के पास बरेली रोड पर चालक दूसरी बस को साइड देने की कोशिश में नियंत्रण खो बैठा और बस खाई में जा पलटी। बच्चों की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। खिड़कियां तोड़कर बाहर निकाला गया मासूमों को। इस हादसे में 12 से ज्यादा बच्चे और बस चालक चोटिल हुए हैं। तो वहीं देहरादून में राज्य संपत्ति विभाग ने पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के आवास को खाली करने का नोटिस भेजा है। बता दें कि उनका परिवार चंदन रामदास के निधन के बाद आवास में रह रहा था। इसके साथ ही सेतु आयोग के उपाध्यक्ष राजशेखर जोशी को भी नोटिस दिया गया। यह कदम कैबिनेट विस्तार की सुबुगाहट के बीच उठाया गया है। देहरादून में एसटीएफ ने कुख्यात वाल्मीकि गैंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पार्षद मनीष बॉलर और उसके साथी पंकज इष्टवाल को गिरफ्तार किया। बता दें कि दोनों पर हरिद्वार में जमीनों की हेराफेरी और अवैध संपत्ति हड़पने के आरोप हैं। गैंग का सरगना प्रवीण वाल्मीकि वर्तमान में सितारगंज जेल में बंद है। वहीं जांच में आपराधिक इतिहास और गिरोह से जुड़े होने की पुष्टि हुई है। देखिए, इसमें जो रेखा है उसके नाम पर एक दूसरी महिला को रेखा बना के एक रजिस्ट्री कराई गई, पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई गई। एक स्नेहलता है उसके नाम पे उसी फर्जी महिला को स्नेहलता बनाकर एक पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई गई और फिर उसी महिला को एक तीसरी रजिस्ट्री में मीनाक्षी जेसिका बनाकर रजिस्ट्री कराई गई। उस महिला को अभी हम लोकेट नहीं कर पाए हैं और प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये सब जगह इसी की फोटो लगी हुई है और आधार नंबर ये ओरिजिनल विक्टिम के इस्तेमाल करते हैं और उसमें जो विक्रेता का मोबाइल नंबर है वो मनीष बॉलर जो क्रिमिनल है उसने अपना लगा रखा है और फोटो से मिलान पे बिल्कुल अलग है वो। तो इसमें जो है जैसा मैंने बताया कि सब रजिस्टर ऑफिस को भी इस बारे में जानकारी दी जा रही है।
देखिए, इसमें जैसे मैंने बताया आपको कि 3 रजिस्ट्रीज इन्होंने करी हैं, और इन्होंने जो रजिस्ट्री आगे करी हैं वो भी अपने जानने वालों को ही बेची हैं। और जो ये रेखा का परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, इसमें लगभग इनकी जो प्रॉपर्टी है उनकी मार्केट वैल्यू लगभग 50 करोड़ बताई जा रही है। और इसके अतिरिक्त कनखल में 3.5 करोड़ की लैंड की भी इन्होंने एग्रीमेंट करा था। और इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है, उस पर भी ये लोग काम कर रहे थे, जो कि अब हमारी जानकारी में आ गई है, तो उसको हम डेवलप कर रहे हैं। पॉलिटिकल बैकग्राउंड, अभी लेटली ये मनीष बॉलर जो है ये पॉलिटिक्स में थोड़ा एक्टिव हुआ है, लेकिन इसमें बेसिकली इस पे भी 6 मुकदमे हैं पूर्व के। और इसी जो पीड़ित परिवार है, 2 मुकदमे इनके, जैसे इसमें जो पीड़ित जो महिला रेखा है उसके जो भाई है उस पर गोली चलाई गई थी 307 का मुकदमा को, और उसके बाद एक 386 आईपीसी का रंगदारी का केस इसमें मनीष बॉलर पर रजिस्टर्ड है। तो लेटली ये पॉलिटिक्स में एक्टिव है, लेकिन ये क्राइम भी कर रहा था, तो इसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार प्रशासन ने अस्पतालों की लापरवाही पर सख्त शिकंजा कसा है। जिला अधिकारी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 16 अस्पतालों का निरीक्षण किया और गहन जांच शुरू की। आपको बता दें कि रामकृष्ण मिशन अस्पताल की घटना पर भी जांच जारी है। अधिकारियों ने कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, साथ ही मरीजों के इलाज और सुविधाओं में कमी करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। इसमें जितने भी हमारे भले गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं या प्राइवेट क्लिनिक्स या नर्सिंग सेंटर्स हैं, सभी के लिए सीएमओ साहब को डायरेक्शन दिए जा चुके हैं और लगातार हमारी टीम चेकिंग कर रही है कि कौन से हॉस्पिटल मानक में अनुसार चल रहे हैं या मानक के विपरीत चल रहे हैं। अभी तक जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ रही है, हमें कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे मिले हैं, उसकी अभी रिपोर्ट हमारे पास फाइनल आएगी, उसमें कुछ समय है जहाँ पर मानक अनुसार जो सुविधाएं या डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए वो नहीं है, तो उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे, जो भी एक्ट या नियम के अनुसार एक्शन लेंगे। इसके अतिरिक्त मैंने डॉक्टर्स के साथ आईएमए और अन्य अधिकारी डॉक्टर जो हैं उनके साथ भी बैठक करी थी, उनको भी सेंसिटाइज किया गया है कि कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे कि किसी की भी जान माल पे खतरा हो। अभी जो रिसेंट 2-3 इंसिडेंट हुए थे उन पे भी हमने जांच बिठाई है। अभी कल भी एक वीडियो आया था, उसमें भी हमने एक जांच बिठाई है। सीएम साहब को बोला कि उसमें देखें, कोई भी इनसेंसिटिव तरीके से काम न करे, लोग मरीजों की स्वास्थ्य की, उनके परिवार का ध्यान रखें। जो जिला अस्पताल है वो महिला हॉस्पिटल में भी पूर्णतः शिफ्ट हो रहा है, तो उसमें वहाँ पर भी सुविधाओं का बढ़ा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी सीएचसी पीएचसीज हैं उनको भी बेटर कर रहे हैं ताकि लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाने की जरूरत ही ना पड़े। हमारे सरकारी हॉस्पिटल ज्यादा अच्छे से वर्क करें, इसके लिए हम लगातार प्रयास करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त तो चला एक ब्रेक का, आप देखते रहिए जनता टीवी।